साइकोलॉजी, क्लास 12 चैप्टर नंबर 5, थेरेप्यूटिक अप्रोचेस एंड काउंसलिंग। तो इस चैप्टर में बेसिकली हमने पढ़ना है कि कितने कितने तरह की थेरेपीज़ होती हैं और जैसे अलग अलग तरीके के साइकोलॉजिस्ट होते हैं। कोई बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट, कोई कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट, कोई अलग तरीके की ट्रीटमेंट प्रेफर करता है, कोई अलग तरीके की। तो किस किस तरीके के साइकोलॉजिस्ट कैसी कैसी ट्रीटमेंट्स देते हैं और क्या क्या उनका वे होता है, ये सब चीज़ें हमने इस चैप्टर में पढ़नी है। तो सबसे पहला तो हमारा टॉपिक है साइकोथेरेपी का मतलब क्या होता है, ये होती क्या है। तो इट इज़ अ वॉलंटरी रिलेशनशिप बिटवीन द वन हु इज सीकिंग द ट्रीटमेंट, जिसको बोला जाता है क्लाइंट, एंड द वन हु ट्रीट्स, जिसको बोला जाता है थेरेपिस्ट। अब इसका एम क्या होता है, मैल अडेप्टिव बिहेवियर को चेंज करना, उनकी दिक्कतों को सुनना, उनके प्रॉब्लम्स को फिर सुनकर समझना और उन्हें सॉल्व करना। इस तरीके के कुछ उनके एम्स होते हैं। और मैल अडेप्टिव बिहेवियर का मतलब जो बिहेवियर हमें परेशान कर रहा है, जो मेन दिक्कत है, उसको बदलना इसका मेन एम होता है। उसके बाद कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो सबसे पहला सिस्टमैटिक एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स। तो बहुत सारे प्रिंसिपल्स होते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल इसका कि कॉन्फिडेंशियलिटी। मैंने आपसे जो भी कोई बात बोली, यानी कि क्लाइंट ने थेरेपिस्ट से जो भी बात बोली, वो किसी को आगे फर्दर बताएगा नहीं या लीक नहीं होगी इन्फॉर्मेशन। इवन पुलिस वालों तक को या किसी को भी वो डिटेल्स नहीं दी जाती हैं। जो भी कोई इन्फॉर्मेशन कोई क्लाइंट देता है एक थेरेपिस्ट को, बेशक उसने कोई चोरी करी हो या कुछ भी करा हो, वो इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल ही रहनी चाहिए। तो इस तरीके के और कई सारे प्रिंसिपल्स होते हैं जिनकी एप्लीकेशन बहुत ही सिस्टमैटिक वे से इसके अंदर की जाती है। इसीलिए इसे कोई ट्रेंड पर्सन ही कर सकता है, जो हेल्प को सीख कर रहा हो, चाह रहा हो और उसे हेल्प मिले। एक ऐसा क्लाइंट और एक थेरेपिस्ट इसके अंदर नीड होता है। अब उसके बाद थेरेपेटिक रिलेशनशिप होता क्या है। इंटरेक्शन बिटवीन क्लाइंट एंड थेरेपिस्ट फॉर्म्स थेरेपेटिक रिलेशनशिप। इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन से ये रिलेशनशिप बनता है। स्पेशल रिलेशनशिप बिटवीन क्लाइंट एंड द थेरेपिस्ट इज़ नोन एज थेरेपेटिक रिलेशनशिप। यानी कि जो भी रिलेशन उन दोनों के बीच में होता है उसी को हम बोलते हैं थेरेपेटिक रिलेशनशिप। अब इसके दो कंपोनेंट हैं, एक तो ये कि ये कॉन्ट्रैक्चुअल नेचर में होता है और दूसरा लिमिटेड टाइम पीरियड में होता है। कॉन्ट्रैक्चुअल नेचर इस रिलेशनशिप के होने का मतलब कि ना तो ये बिल्कुल ही इनफॉर्मल होता है कि आप बिल्कुल फ्रेंडली होकर कुछ भी बातें कर रहे हैं, एक दूसरे को गालियाँ दे रहे हैं और ऑल, ये सब चीज़ें इसमें बिल्कुल नहीं होती हैं। ये फॉर्मल भी बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि अपने अपनी कुछ कॉन्फिडेंशियल चीज़ें इनको बतानी है। तो ये एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड रिलेशनशिप होता है। साइन बाकायदा इसमें करवाए जाते हैं कि हाँ, हम इस टाइम से इस टाइम तक ये हमारी थेरेपी चलेगी और इसके अंदर ये ट्रीटमेंट्स होंगी। तो ये कंट्रैक्चुअल फॉर्म, एक कंट्रैक्चुअल नेचर होता है इस रिलेशनशिप का। और उसकी जो टाइम लिमिट होती है वो एक पर्टिकुलर सेट की जाती है सबसे पहले कि हाँ, इतने से इतने टाइम तक ही ये चलेगा। क्योंकि अगर ये ना हो तो उस पर्सन को हो सकता है आदत लग जाए कि ये एक पर्सन कोई ऐसा है जो मेरी बातें सुन रहा है, मुझे समझा रहा है, और वो ज़िंदगी भर उस आदत को ना छोड़े। इसलिए एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट इसके अंदर सेट करी जाती है। अब इसके कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे पहला तो है ट्रस्टिंग और कॉन्फाइनिंग रिलेशनशिप। कॉन्फाइनिंग मतलब कि एक सर्टेन लिमिट्स में उन्हें रखना, और ट्रस्टिंग ऑफ कोर्स इनके बीच में काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट बॉन्ड बन जाता है। उसके काफ़ी सारे रीजंस हैं। सबसे पहला तो यही है कि अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड थेरेपिस्ट देता है क्लाइंट को। अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, इसका मतलब कि इस तरीके से अपने क्लाइंट को ट्रीट करना कि वो कुछ भी बोले, बेशक गुस्सा भी कर दे कई बार अपनी बातें बताते बताते, तब भी हमारे मन में, यानी कि एक थेरेपिस्ट के मन में, उस बंदे के लिए, उस पर्सन के लिए कभी भी नेगेटिव इमोशन हमने नहीं लाने हैं, या गुस्से से, एंगर से तो बिल्कुल भी बात नहीं करनी है। हमने हमेशा ही अपना एक पॉजिटिव रिगार्ड उसके सामने रखना है, उसके लिए पॉजिटिव फीलिंग्स हमारे मन में होनी चाहिए। और एम्पैथी का मतलब होता है कि दूसरे की सिचुएशन को बिल्कुल उसी की तरफ से जाके समझना। जिसे कहते हैं कि पुट योर फीट इन माई शूज़, कि मेरी तरफ से आके समझो मेरी लाइफ किस तरीके की है। तो इस तरह से समझने को बोलते हैं एम्पैथी। ये भी थेरेपिस्ट रखता है क्लाइंट के लिए। और एक स्ट्रिक्ट और कॉन्फिडेंशियल रिलेशनशिप होता है ये। ऑफ कोर्स स्ट्रिक्ट होता है और कॉन्फिडेंशियल होता है, यानी कि बिल्कुल इसकी इन्फॉर्मेशन कहीं भी लीक नहीं करी जाती है। बेशक कोई भी इससे पूछे, पर ये लोग किसी को भी इन्फॉर्मेशन नहीं बता सकते हैं, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्चुअल होता है। इसके अंदर पहले से सब कुछ साइन किया जाता है। उसके बाद ये एक तरीके का प्रोफेशनल रिलेशनशिप है। वही जो बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले कही कि ना ये बिल्कुल ही इनफॉर्मल होता है और ना ही ये बिल्कुल ही फॉर्मल होता है। तो ये एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप है कि हाँ, इतने से इतने टाइम के बीच तक ये रिलेशनशिप हमारा रहेगा। अब उसके बाद ये कुछ थ्योरीज़ हैं कि
अब उसके बाद मेन जो इस चैप्टर में है जो हमने पढ़ना है वो है कि अलग अलग टाइप की थेरेपीज़। तो ये कुछ मेजर थेरेपीज़ हैं जो अब हम आगे इस चैप्टर में फर्दर पढ़ेंगे। सबसे पहले तो साइकोडायनेमिक, उसके बाद बिहेवियरल, फिर कॉग्निटिव, फिर ह्यूमन एग्जिस्टेंशियल, बायोमेडिकल, और फिर कुछ अल्टरनेटिव हैं इसके अंदर योगा एटसेट्रा, ऐसी कुछ चीज़ें बताई गई हैं। तो ये कैसी कैसी थेरेपीज़ हैं, इनके अंदर क्या क्या प्रोसीजर किस किस तरह से फॉलो किया जाता है, वो सब अब हम आगे पढ़ेंगे। अब उससे पहले इसको एक डिफ्रेंशिएट यहाँ पर किया गया है कि कौन सी थेरेपी क्या मानती है एक अब नॉर्मल बिहेवियर के बारे में। सबसे पहला पैरामीटर है कॉज। तो साइकोडायनेमिक क्या मानती है इसका कॉज, बिहेवियरल क्या मानती है, एग्जिस्टेंशियल क्या मानती है, ये सब चीज़ें अब हम फर्दर आगे पढ़ेंगे। बट इससे पहले हम डिटेल में सारी थेरेपीज़ को एक बार पढ़ेंगे, उसके बाद दोबारा हम इस टॉपिक पर वापस आएंगे। सबसे पहली थेरेपी हमने पढ़नी है साइकोडायनेमिक थेरेपी। तो साइकोडायनेमिक वर्ड से हम पहले ही फेमिलियर हैं, हम चैप्टर नंबर 4 में पढ़ चुके हैं कि साइकोडायनेमिक अप्रोच क्या मानती है कि डिसऑर्डर हमें क्यों होते हैं। तो वो अप्रोच ये मानती है कि इंट्रासाइकिक कन्फ्लिक्ट्स की वजह से हमें डिसऑर्डर होते हैं। इंट्रासाइकिक कन्फ्लिक्ट मतलब कि हमारा इड ईगो सुपर ईगो इनके बीच में हमेशा क्लैशेस चलते रहते हैं जिसकी वजह से डिसऑर्डर हो सकते हैं। और एक इसमें पास्ट के जो कुछ फैक्टर्स होते हैं, एक्सपीरियंसेस होते हैं, उसको भी इंपॉर्टेंस दी जाती है कि पास्ट के कुछ एक्सपीरियंसेस की वजह से भी हमें कई बार दिक्कतें फेस करनी पड़ सकती है। और ऑफ कोर्स ये दी है सिगमंड फ्रॉइड ने। अब इसके अंदर हमने पढ़ना है कि ये थेरेपी में ट्रीटमेंट कैसे की जाती है इसकी, कि क्या होता है, मतलब कि एक एक स्टेप वाइज किस किस तरीके से जो कोई भी इस थेरेपी में बिलीव करता है वो साइकोलॉजिस्ट किस तरह से हमारे बिहेवियर को ठीक करता है बाय फॉलोइंग साइकोडायनेमिक थेरेपी। अब उसके अंदर सबसे पहला स्टेप जो होता है वो होता है हमें समझना है कि इंट्रासाइकिक कन्फ्लिक्ट है क्या, ये कहाँ से अराइज हुआ, किस बारे में है। अब हमने नॉलेज लेनी है कि इंट्रासाइकिक कन्फ्लिक्ट जो हमारे क्लाइंट के अंदर चल रहा है वो क्या है, उसके बारे में हमने सब कुछ जानना है। तो हम कैसे जानेंगे, उसके दो तरीके हैं, एक तो फ्री एसोसिएशन और एक ड्रीम एनालिसिस। फ्री एसोसिएशन का मतलब कुछ भी उसे बोलने देना कि जो भी उसके माइंड में है वो उसको लेट आउट करने देना और उसके बाद उसको एनालाइज करके समझना और उसके ड्रीम्स को एनालाइज करना। इसके ड्रीम्स में कोई ना कोई पर्टिकुलर पैटर्न होता है कि ये ड्रीम आ रहा है, इसके अंदर ये चीज़ें कॉमन है, ये चीज़ें अनकॉमन है, इस तरीके से ड्रीम्स को एनालाइज करना और फ्री एसोसिएशनों से बोलने देना, इनको बोला जाता है साइको एनालिसिस। तो ये एनालिसिस इसके अंदर सबसे पहला स्टेप होता है। ये एनालिसिस करके हम समझते हैं कि इंट्रासाइकिक कन्फ्लिक्ट है क्या। अब उसके बाद हमने पढ़ना है मोडालिटी ऑफ ट्रीटमेंट, यानी कि स्टेप वाइज इसके अंदर होता क्या क्या है। तो सबसे पहला स्टेप इसके अंदर होता है ट्रांसफरेंस। ट्रांसफरेंस का मतलब कि जिस टाइम पर वो पर्सन, अब अगर मैं क्लाइंट हूँ और मैं फ्री एसोसिएशन कर रहा हूँ, यानी कि मेरे माइंड के अंदर कुछ भी बात और मैं बोल रहा हूँ, अब मैं बोलते हुए उस चीज़ को ही भूल जाऊँ कि मैं जिस पर्सन के बारे में पास्ट में अपना कोई रिलेशन जिस पर्सन के साथ बता रहा हूँ वो पर्सन मेरे सामने नहीं बैठा बल्कि थेरेपिस्ट बैठा है, मैं इस बात को भूल जाऊँ और उस थेरेपिस्ट को उसी पर्सन से लिंक करने लग जाऊँ कि ये वही पर्सन है जिसके बारे में मैं बोल रहा हूँ। तो ये प्रोसेस, ये वो पर्टिकुलर फेज उसको बोला जाता है ट्रांसफरेंस, जब ये चीज़ हो रही हो। और ये क्यों होती है, ये होती है इमोशनल आइडेंटिफिकेशन की वजह से, जो कि करने देता है थेरेपिस्ट हमें। वो इस पूरी प्रोसेस के दौरान एक नॉन जजमेंटल परमिसिव एटीट्यूड हमारे लिए रखता है कि हम कुछ भी उसे बोल सकते हैं और किसी भी तरीके की इमोशन से हम उसे लिंक कर सकते हैं। इस वजह से हम उसके साथ इमोशनली आइडेंटिफाई कर पाते हैं और हम उसी को, उस पर्सन को ये बोल देते हैं। और जिस टाइम पर ये हम पूरी तरीके से कर लेते हैं, यानी कि मेरे माइंड में अगर मैं किसी पर्सन के बारे में कुछ उसे थेरेपिस्ट को बात बता रहा हूँ और मैं यही सोचने लग जाऊँ कि वो पर्सन ये थेरेपिस्ट ही है, कि मैं बोलते बोलते उसी के साथ बिल्कुल इसको लिंक करने लग जाऊँ, यानी कि ट्रांसफरेंस जब अपने बिल्कुल पीक पे पहुँच जाए तो उस टाइम पर उसे बोलते हैं ट्रांसफरेंस न्यूरोसिस, कि जिस टाइम पर ये इमोशनल आइडेंटिफिकेशन पूरी तरीके से हो चुकी हो और अब मैं उसी थेरेपिस्ट को ही वो पर्सन समझ रहा हूँ। पॉजिटिव ऐसे कि अगर मेरे माइंड में उस पर्सन के लिए कुछ पॉजिटिव इमोशंस थे कि मेरा रिश्ता उससे अच्छा था, मेरा बॉन्ड उससे अच्छे थे, मेरे को लव और अफेक्शन वाली अगर फीलिंग हो तो फिर वो हो गया पॉजिटिव ट्रांसफरेंस। और अगर नेगेटिव हुआ तो मेरे को थेरेपिस्ट के लिए ही हेट और एग्रेसिव बिहेवियर ऐसा होने लग जाएगा कि पास्ट में मेरे उस पर्सन के साथ भी बिल्कुल बहुत ही बुरे रिलेशन थे, इसलिए
थेरेपिस्ट के साथ भी मैं उस तरीके का व्यवहार करने लग जाऊंगा, नेगेटिव इमोशन होंगे। तो अगर नेगेटिव इमोशनल आइडेंटिफिकेशन हो तो वो नेगेटिव ट्रांसफरेंस, और अगर पॉजिटिव इमोशनल आइडेंटिफिकेशन हो तो वो पॉजिटिव ट्रांसफरेंस। अब उसके बाद एक फ़ेज़ आता है रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस का फेज़ का मतलब होता है कि कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ बातें बताने में झिझक जाते हैं कि अपनी कोई गलती हो या कुछ ऐसा हो। अब ये हो सकता है कॉन्शियसली भी और अनकॉन्शियसली भी, कि ये तो ऐसा कि मैं अपनी कोई गलतियाँ जानबूझ के छुपा रहा हूँ, उस वजह से ये हो सकता है। और अनकॉन्शियस ये हो सकता है कि या तो कोई टाइम कम है इसलिए मैं वो बात ही बताना भूल गया, माइंड में आई ही नहीं कोई बात रह जाए, स्किप हो जाए, तो ये होता है अनकॉन्शियस। रेजिस्टेंस का बेसिक मतलब ये होता है कि कुछ भी तरीके से आप अपनी पूरी बात फ्री एसोसिएशन में कुछ बाधा आना, दिक्कत आना, अब वो चाहे कॉन्शियस हो चाहे अनकॉन्शियस हो, तो ये मतलब है रेजिस्टेंस का। अब उसके बाद इंटरप्रिटेशन, यानी कि अब हमारे क्लाइंट ने सब कुछ हमें बोल दिया है, सब कुछ बता दिया है, रेजिस्टेंस वाला फेज़ भी निकल गया है। अब उसने जो जो हमें बातें बताई हैं हमने उसको इंटरप्रेट करना है। अब इंटरप्रिटेशन के अंदर दो तरीके के एनालिटिक टेक्निक्स एक थेरेपिस्ट यूज़ करता है। सबसे पहले तो वो उसे कन्फ्रंट करवाता है कि जो जो उसकी गलतियां हैं, फॉर एग्जांपल अगर उसने किसी दूसरे पर्सन के साथ कुछ गलत किया तो उसे वो कन्फ्रंट करवाता है कि हाँ ये तेरी गलती है, एक्सेप्ट इट। और वो कन्फ्रंट करवाने के बाद उसे क्लैरिफिकेशन देता है कि क्यों ये है, और वो बिल्कुल उसके माइंड के अंदर जो भी कुछ डाउट्स थे कि क्या मेरी गलती है भी या नहीं, या उसी की थी एंड ऑल, ये सब दिक्कतें वो क्लैरिफाई करता है उसके माइंड में। तो सबसे पहले उसे कन्फ्रंट करवाता है और फिर उसके माइंड को क्लैरिफाई करता है कि क्या सच है क्या नहीं है, उसको बिल्कुल एक डिवीज़न ढंग से कर देता है कि एक ये है एक ये है, बिल्कुल क्लियर सब। उसके बाद आता है वर्किंग थ्रू फेज़। वर्किंग थ्रू के अंदर यही सब चीज़ें होती हैं, कन्फ्रंटेशन, क्लैरिफिकेशन एंड इंटरप्रिटेशन। जब तक ये ढंग से नहीं हो जाता तब तक ये फेज़ बार बार चलता रहता है। इसी फेज़ को बोलते हैं वर्किंग थ्रू। वर्किंग थ्रू में ये तीनों चीज़ें आती हैं, इंटरप्रिटेशन के अंदर ये कन्फ्रंटेशन और क्लैरिफिकेशन। यानी कि जब इतना इजी नहीं होता एक क्लाइंट को ये सब कन्फ्रंट करवाना और मनवाना, उसको क्लियर करना, तो इसलिए ये सब चीज़ें बार बार होती रहती हैं, इसलिए इसको बोला जाता है वर्किंग थ्रू, कि ये बार बार होगा। अब जब ये चीज़ हो जाए, फाइनली वो कन्फ्रंट कर ले, क्लैरिफाई हो जाए, उसके बाद डेवलप हो जाती है इनसाइट। इनसाइट का मतलब उसको नॉलेज मिल गई, उसको मतलब जो उसकी प्रॉब्लम थी बेसिकली उसको समझ आ गई सब। अब ये होता है एक एंड पॉइंट किसी भी साइको एनालिसिस का, और इसके अंदर जो इनसाइट होती है वो दो तरीके की हो सकती है, या तो इंटेलेक्चुअल और या फिर इमोशनल। इंटेलेक्चुअली भी वो समझ जाता है बात को, यानी कि लॉजिकल वे में भी वो समझ जाता है, और इमोशनल वे में भी वो बिल्कुल बात को समझ जाता है कि हाँ ये दिक्कत थी और इसका सॉल्यूशन ये है। तो ये वो पूरी प्रोसेस जिसके थ्रू साइकोडायनेमिक थेरेपी में एक पर्सन की ट्रीटमेंट की जाती है। सबसे पहले ट्रांसफरेंस, उसके बाद वो ट्रांसफरेंस न्यूरोसिस जब अपने पीक पे पहुंच जाए ट्रांसफरेंस, उसके बाद वो पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, रेजिस्ट कर सकता है किस तरीके से, फिर उसे इंटरप्रेट किया जाता है और फिर उसे क्लैरिफाई और कन्फ्रंट करवाया जाता है उसकी दिक्कतों से। इस फेज़ को बोलते हैं वर्किंग थ्रू। उसके बाद फाइनली इनसाइट डेवलप हो जाती है। ये था साइकोडायनेमिक थेरेपी। अब इसके अंदर इसको इन्हीं सब चीज़ों को बेसिकली फेजेस में बांट दिया है। तो इसमें बेसिकली ये 3 फेजेस में इन्हें बांट दिया गया, जो सब हमने पढ़ा है उसी को 3 फेज़ में बांट दिया। तो सबसे पहला फेज़ है ये, इसको हम ऐसे समझें तो ज़्यादा सही रहेगा। सबसे पहला फेज़ है ये, इसको बोला जाता है फर्स्ट फेज़, इनिशियल फेज़, यानी कि जिसके अंदर वो बिल्कुल फैमिलियर होता है और अपनी बातें बोलना सब कुछ धीरे धीरे चालू करता है, यानी कि फ्री एसोसिएट करना चालू करता है, क्लाइंट के साथ एक अच्छा बॉन्ड बना लेता है। ये सब आ गया आपका इनिशियल फेज़ में। उसके बाद ये पूरा, और यहाँ उसकी बिल्कुल इनसाइट डेवलप होने तक ये पूरा है सेकंड फेज़। ये सारी चीज़ें आती हैं सेकंड फेज़ के अंदर। और थर्ड फेज़ में फाइनली यहाँ पे आता है टर्मिनेशन, कि जब वो टर्मिनेट कर दे। और ये भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर टर्मिनेशन नहीं होगी तो पर्सन एडिक्टेड भी हो सकता है इस चीज़ का, कि हाँ कोई पर्सन है जो मेरी बात सुनता है, मुझे समझाता है, तो वो बार बार यही करता रहे, तो इसलिए इसको टर्मिनेट करना भी ज़रूरी होता है। ये था साइकोडायनेमिक थेरेपी। अब इसके बाद हमने पढ़ना है बिहेवियरल थेरेपी क्या होती है। तो बिहेवियरिस्ट लोग बस बहुत ही ज़्यादा सिंपल हैं, ये सिर्फ इतना सा मानते हैं कि भाई जो भी कुछ हमें अपने आँखों के सामने दिख रहा है बस वही सच है। यानी कि इनको कोई लेना देना नहीं है किसी पास्ट एक्सपीरियंस से, किसी इंटरसाइकिक कन्फ्लिक्ट से। ये लोग सिर्फ इतना मानते हैं कि फॉल्टी लर्निंग की वजह से आपको दिक्कतें हो रही हैं,
फॉल्टी लर्निंग, यानी कि ये बिहेवियर है कि ये चीज़ बंदा गलत कर रहा है, वो ड्रग टेकिंग ज़्यादा कर रहा है, वो किसी चीज़ को गलत तरीके से कर रहा है। तो मतलब दिक्कत सिर्फ उस बिहेवियर में है, और वो बिहेवियर है क्योंकि आपने गलत चीज़ें सीखी हैं, फॉल्टी लर्निंग है। और अगर फॉल्टी लर्निंग है तो उसको आप अनलर्न भी कर सकते हो। अनलर्न अगर आपने कर दिया तो फिर आप उसको रीलर्न भी कर सकते हो, और रीलर्न करने के लिए इनके पास बहुत सारी टेक्निक्स हैं। उनके थ्रू ये बिहेवियर्स को अनलर्न करवाते हैं और उसके बाद नया और अच्छा बिहेवियर, नीडेड बिहेवियर को एक क्लाइंट के अंदर ला देते हैं। अब इसके अंदर मोड ऑफ ट्रीटमेंट क्या होता है? सबसे पहले तो क्लाइंट इज़ इंटरव्यूड एंड एनालाइज्ड, उसको समझा जाता है कि दिक्कत कहाँ है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ माल फंक्शनिंग बिहेवियर, कि दिक्कत किस बिहेवियर में है, जो दिक्कत देने वाला बिहेवियर है वो है कौन सा, उसको यहाँ पे समझा जाता है। और एंटीसीडेंट फैक्टर्स को और मेंटेनिंग फैक्टर्स को उसके साथ में समझा जाता है कि एंटीसीडेंट फैक्टर कौन सा है और मेंटेनिंग फैक्टर कौन सा है। अब एंटीसीडेंट फैक्टर का मतलब क्या है? एंटीसीडेंट मतलब कि जिसकी वजह से वो फैक्टर हो रहा है। इसका एक एग्जांपल आपकी बुक में ऐसे दिया था कि कोई पर्सन जो रात के टाइम पर डिनर ढंग से नहीं खा पाता, उसका एंटीसीडेंट फैक्टर ये हुआ कि उसका शाम के टाइम पर बहुत ज़्यादा वो चाय के साथ खा पी लेता था, इस वजह से वो रात को नहीं खा पाया। यानी कि जिस एक ऐसा फैक्टर जिसकी वजह से वो माल फंक्शनिंग बिहेवियर प्रैक्टिस में हो रहा है, उसको बोला जाता है एंटीसीडेंट फैक्टर। और मेंटेनिंग फैक्टर, उसके बाद उसको अच्छा भी लगता था, यानी कि उसने नहीं खाया और वो उसको सोच रहा था कि हाँ कोई नहीं, इट्स फाइन, इट्स ठीक है, कुछ नहीं होता। यानी कि वो फैक्टर हो गया, वो उसका वो थॉट हो गया कि उसने मेंटेन भी कर लिया उस बिहेवियर को, उसको दिक्कत ही नहीं लगी कोई। तो मेंटेनिंग फैक्टर वो फैक्टर जिसकी वजह से कि वो चलता जा रहा हो। मेंटेनिंग फैक्टर में ये आ सकता है कि उसको कोई रीइंफोर्समेंट नहीं करी गई या उसको बदलने की कोशिश ही नहीं करी गई, ये उसका मेंटेनिंग फैक्टर। और एंटीसीडेंट फैक्टर कि वो पहले ही शाम को बहुत ज़्यादा खा लेता था, इस वजह से वो रात को नहीं खा पाता। तो रात को ना खा पाना यहाँ पर हो गया हमारा माल फंक्शनिंग बिहेवियर। और एंटीसीडेंट फैक्टर हो गया पहले खाना खा लेना शाम के टाइम पे। और मेंटेनिंग फैक्टर हो गया कि उसके बाद उसकी तरफ किसी ने ध्यान भी नहीं दिया, और या फिर उसको बल्कि और अप्रिशिएट किया जाता हो कि हाँ शाम के टाइम पर तो खा लेता है ये, चलो कोई नहीं, ठीक है। तो ये था एंटीसीडेंट फैक्टर, मेंटेनिंग फैक्टर और माल फंक्शनिंग बिहेवियर। अब उसके बाद इसकी ट्रीटमेंट भी कुछ कुछ इसी तरीके से करी जाती है। यानी कि सबसे पहले तो वो एंटीसीडेंट ऑपरेशन करते हैं और फिर करते हैं कॉन्सिक्वेंट ऑपरेशन। एंटीसीडेंट ऑपरेशन का मतलब यानी कि जो चीज़ पहले हो रही थी उस माल फंक्शनिंग बिहेवियर से, उसको ट्रीट करना। यानी कि इसी एग्जाम्पल को अगर हम आगे कंटिन्यू करें तो उस बच्चे का जो नहीं खा पा रहा, उसका शाम का खाना कम कर देना, ये हो गया एंटीसीडेंट ऑपरेशन। और कॉन्सिक्वेंट ऑपरेशन हो गया कि उसको बाद में अप्रिशिएट कर देना या रीइंफोर्स कर देना। रीइंफोर्स का मतलब होता है कुछ गिफ्ट या मतलब कुछ भी उसे अच्छा दे देना, या भी आगे हम और डिटेल में पढ़ेंगे। तो कॉन्सिक्वेंट ऑपरेशन हो गया कि उसने अगर जिस दिन नहीं खाया शाम को और रात को अच्छे से खा लिया, उस दिन उसको एक चॉकलेट रात को सोने से पहले दे दी। तो ये हो गया कॉन्सिक्वेंट ऑपरेशन। और एंटीसीडेंट जो पहले हो रहा है उसको ठीक करना। अब किस तरीके से ये बिहेवियर को चेंज करते हैं उसके कुछ टेक्निक्स हैं। तो सबसे पहले तो इसमें है वही जो भी मैंने बताई कि चॉकलेट किसी को दे दी है, वो सब पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। टोकन इकोनॉमी ये होती है कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में ही आगे इसको जोड़ा जाता है। फॉर एग्जांपल किसी को एक ही बार में पूरा गिफ्ट ना देकर उसे बोलना कि अगर 5 दिन लगातार उस बच्चे ने ऐसे ही खाना खाया ढंग से, तो उसे 5 दिन के हिसाब से 1-1 स्टार मिलता रहेगा, और जिस दिन 5 स्टार पूरे हो जाएंगे उस दिन उसे एक चॉकलेट मिल जाएगी। इस तरीके से होता है टोकन इकोनॉमी की। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब कुछ उससे नेगेटिव ले लेना, उससे वो होता है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कुछ पॉजिटिव उसे देना, नेगेटिव उससे कुछ ले लेना जो उसको अच्छा लगता हो, ये होती है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। उसके बाद अवर्सिव कंडीशनिंग, इसको पनिशमेंट भी बोला जा सकता है कि कोई भी उसे पनिशमेंट देकर आप ठीक कर सकते हैं उसके बिहेवियर को। सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन, ये मेनली यूज़ किया जाता है फियर्स को ट्रीट करने में। जैसे किसी को अगर हाइट का फियर है तो पहले उसे फर्स्ट फ्लोर पर लेके जाना, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फर्दर 5th या 6th फ्लोर पर। स्टेप वाइज आप किसी चीज़ को कवर करते हैं तो उसे बोला जाता है सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकल इनहिबिशन, ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जो मानता है कि दो तरीके की डिफरेंट फोर्सेस एक साथ में नहीं रह सकती। यानी कि अगर कोई पर्सन को एंग्जाइटी है या वो एंग्शियस है तो वो साथ में रिलैक्स नहीं हो सकता। तो इसलिए उसको पर्सन को जिसको भी एंग्जाइटी ऐसा कुछ हो, उसको वो रिलैक्स करवाने के लिए जो भी कुछ करना है वो करते हैं। रिलैक्सेशन की सारी टेक्निक्स उसे करवाते हैं।
ताकि रिलैक्सेशन एक बहुत ज़्यादा उसका हावी हो जाए कंपोनेंट। और क्योंकि ये प्रिंसिपल मानता है कि दो अपोजिंग फोर्सेस आपस में नहीं रुक सकती, इसलिए वो रिलैक्सेशन वाला ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए और दूसरे वाला फैक्टर कम रह जाए, ये इसके अंदर करवाया जाता है। उसके बाद है मॉडलिंग। मॉडलिंग का मतलब वही कि अच्छे बिहेवियर को उससे रिपीट करवाया जाता है। मॉडलिंग का मतलब होता है कि इमिटेट करना, किसी अच्छे बिहेवियर को उससे इमिटेट बार बार करवाया जाता है। तो ये बिहेवियर की टेक्निक्स हैं और ये पूरी बिहेवियरल थेरेपी में क्या क्या होता है। अब उसके बाद हमने पढ़ना है कॉग्निटिव थेरेपी। तो कॉग्निटिव थेरेपी ये मानती है कि जो भी दिक्कतें हमारे सिर्फ माइंड के अंदर है, थॉट्स के अंदर है, सोचने के तरीके के अंदर है। अब कॉग्निटिव थेरेपी के अंदर दो तरीके की थेरेपीज़ हैं, एक एरन बेक ने दी थी अपनी और एक है रैशनल इमोटिव थेरेपी। तो रैशनल इमोटिव थेरेपी ये दी थी एल्बर्ट एलिस ने। ये मानती है कि इर्रेशनल बिलीफ कहीं ना कहीं एंटीसीडेंट इवेंट्स और उनके कॉन्सिक्वेंस के बीच में रहते हैं, यानी कि उन्हीं की वजह से होते हैं। और इसके अंदर जब सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है इन्हीं तीनों को आइडेंटिफाई करना कि एंटीसीडेंट इवेंट ऐसा क्या है जिसकी वजह से वो बिलीफ बना, फिर वो बिलीफ क्या है और वो कॉन्सिक्वेंस उसका क्या होता है। इस एनालिसिस को बोला जाता है ABC एनालिसिस। A से एंटीसीडेंट, B से बिलीफ और C से कॉन्सिक्वेंस। अब उसके बाद एंटीसीडेंट इवेंट्स जो भी हमें डिस्ट्रेस दे रहे हैं, साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस, उसको नोट कर लिया जाता है और उसके बाद क्लाइंट को इंटरव्यू किया जाता है ताकि हम समझ पाएँ कि इर्रेशनल बिलीफ क्या है। और थेरेपिस्ट अपने क्लाइंट के लिए पॉजिटिव रिगार्ड रखता है, पॉजिटिव फीलिंग्स ही रखता है। नॉन डायरेक्टिव क्वेश्चनिंग उसके बाद यहाँ पूछी जाती है, जिसके अंदर जेंटल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी कि डायरेक्ट नहीं पूछे जाते, घुमा फिरा के कुछ ऐसे क्वेश्चनिंग उससे करी जाती है कि अच्छा आप सोचते हैं कि सही में ऐसा होता है, अगर ऐसा हो कि ये आपका बिलीफ ही गलत हो, मतलब इस तरीके से इनडायरेक्ट क्वेश्चनिंग उनसे की जाती है जो कि जेंटल होती है और काफ़ी पोलाइट वे में पूछी जाती है। इसकी वजह से जो क्लाइंट है वो ज़्यादा डीपली सोचने पे मजबूर हो जाता है और वो अपनी फ़िलॉसफी लाइफ के बारे में चेंज कर लेता है और एक रैशनल बिलीफ सिस्टम यहाँ पर रिप्लेस कर लेता है एक इर्रेशनल बिलीफ सिस्टम को, इस ही नॉन डायरेक्टिव क्वेश्चनिंग की वजह से। और क्लाइंट के लिए थेरेपिस्ट का अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड हमेशा ही इसमें चलता रहता है और इन्हीं कुछ फैक्टर्स की वजह से इसके अंदर ये जो इर्रेशनल बिलीफ है उसको चेंज कर दिया जाता है और रैशनल बिलीफ को वहाँ पर फिट कर दिया जाता है। इस तरीके से रैशनल इमोटिव थेरेपी वर्क करती है। अब उसके बाद है एरन बेक की कॉग्निटिव थेरेपी। इसके अंदर ये माना जाता है कि जो चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस हमारे होते हैं वो एक कोर स्कीमास हमारे माइंड में बना देते हैं, जिसकी वजह से कि हमारे बिलीफ्स एक इर्रेशनल बन जाते हैं। अब वो स्कीमास यानी कि बचपन से ही किसी के मन में अगर कोई चीज़ गलत बिठा दी हो, उसके अंदर बिलीफ्स भी आते हैं और हमारे एक्शन के पैटर्न्स भी आते हैं। दे क्रिएट नेगेटिव थाट्स विच आर कैरेक्टराइज्ड बाय कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन। इसका बेस्ट एग्जांपल अगर आप लें तो वो हो सकता है किसी बच्चे को बचपन से ही बोले जाना, जैसे कई टीचर्स ये करती हैं कि तू नालायक है, तू कुछ नहीं कर पाएगा। इस तरीके की बातें अगर आप बच्चे को बचपन से बोलते रहोगे तो वो कहीं ना कहीं इसी के बारे में अपने इर्रेशनल बिलीफ बना लेगा और वो खुद मानने भी लग जाएगा कि हाँ मैं तो हूँ ही ऐसा। इसकी वजह से वो अपनी रियलिटी को डिस्टॉर्ट कर देगा और उसको बोला जाता है कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन। These patterns of thoughts are called dysfunctional cognitive structure. इनको dysfunctional cognitive structure बोला जाता है। Repeated occurrence can cause anxiety or depression. The aim is to receive cognitive reconstructing, यानी कि अब हमने उसको समझ लिया कि उसका डिसफंक्शनल कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स क्या हैं, क्या वो थॉट्स हैं और वो पास्ट में किस इवेंट की वजह से उस बच्चे के मन में ये सब आया है, और उसके बाद अब हमारा एम है उसको ठीक करना, कॉग्निटिव रिकंस्ट्रक्टिंग करना। और कॉग्निटिव रिकंस्ट्रक्टिंग उसी तरीके से नॉन डायरेक्टिव क्वेश्चनिंग और उसको इसी तरीके से एक उसका बिलीफ सिस्टम चेंज करके करी जाती है। अब उसके बाद एक थेरेपी आती है CBT, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। इसके अंदर बेसिकली जो अभी हमने लास्ट दो थेरेपीज़ पढ़ी हैं उन दोनों का ये एक तरीके का मिश्रण है। इसके अंदर दोनों की टेक्निक्स को यूज़ किया जाता है और उसको काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव माना जाता है और एक बायो साइकोसोशल अप्रोच वो भी इसको अपनाती है, उसके अंदर भी इसके काफ़ी सारी टेक्निक्स यूज़ करी जाती हैं और ये एक कॉम्प्रिहेंसिव टेक्निक है, यानी कि दोनों का मिश्रण है और इसमें दोनों ही फैक्टर्स को यूज़ किया जाता है, कॉग्निटिव भी और बिहेवियरल भी, यानी कि साथ साथ में बंदे का बिहेवियर भी आप चेंज कर रहे हो और उसको इर्रेशनल थॉट्स को रैशनल में चेंज भी कर रहे हो। ये किया जाता है CBT में और ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव मानी जाती है चिल्ड्रन के केस में।
अब उसके बाद ह्यूमनिस्टिक थेरेपी। ह्यूमनिस्टिक वर्ड से हम पहले से फैमिलियर हैं। चैप्टर नंबर 4 में हम पढ़ चुके हैं कि ये लोग क्या मानते हैं कि डिसऑर्डर्स हमें क्यों होते हैं। तो उसी की तरह की इनकी ट्रीटमेंट है। ये लोग ये इस तरीके से ट्रीट करते हैं कि एक पर्सन को सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक ले जाने की कोशिश करते हैं, और ये मानते हैं कि हीलिंग उसके बाद अपने आप एक स्टेज पे आके होने लग जाती है। ये लोग ये मानते हैं कि एक फ्री इमोशनल एक्सप्रेशन बंदे का होना चाहिए, यानी कि वही एक कोई थेरेपिस्ट होता है, वो उनकी बातें सुनता है, जो उनके माइंड में होता है सिर्फ उसे बाहर लेट आउट होने देता है और निकलने देता है, क्योंकि ये लोग मानते हैं वही इमोशंस अंदर दबे होते हैं, उसी की वजह से डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर बाहर आके निकलता है उन पर्सन का। और थेरेपिस्ट क्रिएट अ परमिसिव एंड नॉन जजमेंटल एटमॉस्फेयर, यानी कि कैसे एटमॉस्फेयर बनाया जाता है जिसके अंदर उसको सिर्फ इतना फील कराया जाता है कि यू कैन से एनीथिंग एंड आई एम लिसनिंग टू यू। ये उसको फील करवाया जाता है और वो जो भी कुछ उसके मन के अंदर होता है वो सब कुछ बोल देता है। और इस जो थेरेपी होती है इसके अंदर जो थेरेपिस्ट है वो उसको जज नहीं करता, उसको कुछ बताता नहीं है खुद से, उसको इंटरप्रेट नहीं करता, ये सिर्फ एक फैसिलिटेटर और एक गाइड की तरह काम करता है। और एम इस थेरेपी का होता है उसी क्लाइंट की अवेयरनेस को एक्सपेंड करना, कि वो खुद ही अपनी दिक्कतों को समझ पाए और उसके अंदर क्या प्रॉब्लम है उसको समझ पाए, और फिर उसके सॉल्यूशन अपने अंदर से ही खुद ही वो निकाल पाए। ये माना जाता है ह्यूमनिस्टिक थेरेपी में। अब उसके बाद है एग्जिस्टेंशियल थेरेपी। अब ये जो ह्यूमनिस्टिक और एग्जिस्टेंशियल थेरेपी है, क्लाइंट सेंट्रल थेरेपी है, ये आपस में थोड़े थोड़े से भाईचारे में ही है, यानी कि एक जैसी ही बातें ये लोग करते हैं। तो एग्जिस्टेंशियल थेरेपी ये मानती है, एक तो इसके अंदर एक लोगो थेरेपी के नाम से एक और थेरेपी है एग्जिस्टेंशियल के अंदर, और वो थेरेपी मानती है सोल की ट्रीटमेंट में, कि हम लोग ट्रीट करते हैं सीधा सोल को। और इसके अंदर एक ये लोग मानते हैं कि न्यूरोटिक एंग्जाइटी एक होती है, वो हमारी अराइज हो सकती है जिसकी वजह से हमें दिक्कतें हो रही हों। और इस पर्सन ने, फ्रैंकलिन ने, इसके ऊपर एम्फेसाइज़ किया था कि स्पिरिचुअल एंग्जाइटीज़ जो हमें होती हैं, यानी कि हमारी स्पिरिचुअल अननोइंगनेस किसी चीज़ के बारे में, कि हम स्पिरिचुअली ज़्यादा एक्टिव नहीं हैं या कर पा रहे, उसकी वजह से हमें जो एंग्जाइटीज़ होती हैं वो लेड करती हैं मीनिंगलेसनेस को, कि हमारी लाइफ को कोई मीनिंग ही नहीं है। और इसीलिए उसी तरीके की एंग्जाइटीज़ को बोला जाता है एग्जिस्टेंशियल एंग्जाइटी, कि आपको अपनी एग्जिस्टेंस का ही नहीं पता, एक मीनिंग ही नहीं पता कि लाइफ में है क्या, इस वजह से दिक्कतें हो सकती हैं। तो उसको ये मानते हैं एग्जिस्टेंशियल एंग्जाइटी, जिसकी वजह से दिक्कतें आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। और इसके अंदर जो गोल होता है वो वही जो ह्यूमनिस्टिक के अंदर गोल था, कि क्लाइंट को खुद ही इतना अवेयर बनाना, उसको उसकी लाइफ का मकसद फाइंड करने के लिए एबल करना, कि वो खुद ही अपनी लाइफ का एक मकसद समझ सके और मीनिंग समझ सके क्या है। अब उसके बाद एक है क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी। तो क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी ये कार्ल रॉजर्स ने दी थी। इसके अंदर वही सब बातें कि क्लाइंट को ही बिल्कुल फोकस किया जाता है, कि जो भी कुछ दिक्कत है आप खुद ही उसको समझ सकते हैं और उसको सॉल्व करने की कैपेसिटी रखते हैं। इसके अंदर कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ को लाया गया था, और कार्ल रॉजर्स ही थे जो सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को लेके आए थे इसके अंदर, और क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी भी कार्ल रॉजर्स ने ही दी थी। इट प्रोवाइड्स वार्म रिलेशनशिप्स, कि वार्म रिलेशनशिप एक दिया जाता है थेरेपिस्ट और क्लाइंट के बीच में, एक वार्म रिलेशनशिप होता है। और इसके अंदर वही एम्पथी, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, नॉन जजमेंटल बिहेवियर, ये सब रखा जाता है। एक फैसिलिटेटर की तरह ही एक थेरेपिस्ट यहाँ पर काम करता है। द रिफ्लेक्शन इज़ अचीव्ड बाय रिफ्रेजिंग क्लाइंट स्टेटमेंट, कि जो भी कुछ क्लाइंट ने बोला उसी को दोबारा से रीफ्रेज कर दिया जाता है, यानी कि अगर उसको कुछ बहुत समझना में कुछ दिक्कत आ रही हो, या वो कुछ भी अपनी बात बोलता है, तो उसी को बस रीफ्रेज करके जो थेरेपिस्ट है वो बोल देता है कि अच्छा शायद आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद पर्सनल रिलेशनशिप्स इम्प्रूव्स विद इंक्रीज इन एडजस्टमेंट्स, कि वो लोग एडजस्टमेंट ज़्यादा करने लग जाते हैं इसके बाद, तो इस वजह से उनके जो पर्सनल रिलेशनशिप होते हैं वो ज़्यादा ठीक होने लग जाते हैं, और इस वजह से वो लोग अच्छा फील भी करने लग जाते हैं। तो बेसिकली क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी में क्लाइंट पर फोकस किया जाता है, और वही सब बातें जो एग्जिस्टेंशियल और ह्यूमनिस्टिक में थी, कि थेरेपिस्ट फैसिलिटेटर की तरह काम करता है और एक अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड रखता है, नॉन जजमेंटल बिहेवियर रखता है, एम्पैथी रखता है, ये सब चीज़ें इसके अंदर आएंगी। और ये जो 3-4 थेरेपीज़ हैं ये छोटी छोटी सी,
जैसे अगली गेस्टाल्ट थेरेपी है, और ये अभी हमने पढ़ी एग्जिस्टेंशियल थेरेपी, ह्यूमनिस्टिक थेरेपी, ये आपस में काफ़ी हद तक लिंक्ड है। गेस्टाल्ट थेरेपी क्या है, तो गेस्टाल्ट मानती है, गेस्टाल्ट वर्ड का मतलब होता है एक होल, कि किसी चीज़ को पार्ट्स में नहीं, एक होल में समझना, यानी कि एक ही समझना, बहुत ही एक छोटी छोटी अलग अलग चीज़ों को मिला के एक देखना, वो वर्ड वो का मतलब होता है गेस्टाल्ट का। तो ये थेरेपी दी थी फ्रेडरिक पर्ल्स ने और उसकी वाइफ लॉरा ने मिलकर ये थेरेपी दी, और इसका गोल है सेल्फ अवेयरनेस और एक्सेप्टेंस बढ़ाना एक क्लाइंट की। कैन बी डन इन ग्रुप सेटिंग में भी करी जा सकती है ये थेरेपी, अकेले भी करी जाती है। इसके अंदर बेसिकली थेरेपिस्ट एंकरेज करता है क्लाइंट को, मतलब वही एक तरफा वो बोलता है, कुछ लोगों को समझाता है, उनकी बातें सुनता है और उनको सेल्फ अवेयरनेस के लिए प्रमोट करता है, और उनको ये बोलता है कि हमें एक्सेप्टेंस हमारे अंदर बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। यानी कि वही जैसे अभी पिछली थेरेपी में था कि उनको एडजस्टेबल भी बनाने की कोशिश करी जाती है। तो ये 4 थेरेपीज़ आपस में काफ़ी हद तक लिंक्ड हैं, और इनको एक साथ ही अगर आप पढ़ने की कोशिश करें तो ये ज़्यादा सही रहेगा। उसके बाद एक थेरेपी आती है बायोमेडिकल थेरेपी। बायोमेडिकल थेरेपी पहली ऐसी थेरेपी है जिसके अंदर मेडिसिन का यूज़ होता है, पर मेडिसिन सिर्फ वही यूज़ करी जा सकती हैं जो कि किसी साइकेट्रिस्ट के थ्रू प्रेस्क्राइब्ड हो, और इसके अंदर जो मेडिसिन है वो मेडिसिन का नेचर डिपेंड करता है ऑफ कोर्स डिसऑर्डर पर, कि किस तरीके का डिसऑर्डर है उसको उस तरीके की मेडिसिन देना। कई एंटी साइकोटिक ड्रग्स भी होती हैं, कई साइकोटिक ड्रग्स भी होती हैं इसके अंदर यूज़, और ये जो मेडिकेशंस इनको दी जाती हैं ये एक सुपरविज़न के अंदर दी जाती हैं, कि कितनी अमाउंट में कितना किसको कब कब क्या क्या देना है, वो सुपरविज़न के अंदर ही सब कुछ होता है। इसके अंदर एक जो मेन फैक्टर है वो इस थेरेपी के अंदर का ये है इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी, ECT। बायोमेडिकल थेरेपी के अंदर एक और थेरेपी आती है इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी। इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी में बेसिकली कुछ माइल्ड शॉक्स दिए जाते हैं इलेक्ट्रोड्स के थ्रू। जैसे एक पर्सन को कहीं पर बिठाया और उसके बाद उसको थोड़े थोड़े से शॉक्स दिए जाते हैं, ताकि उसको अंदर जो भी कुछ चीज़ें, मतलब कोई न्यूरॉन्स या कुछ जो भी फंक्शनिंग बॉडी के अंदर की केमिकल्स की होनी रुक गई है, कुछ मैकेनिज़्म अंदर का बॉडी का रुक गया है, उनको फर्दर दोबारा से चलाने के लिए कुछ माइल्ड शॉक्स दिए जाते हैं। ये होता है इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी में। तो ये एक ऑफ कोर्स कोई भी रूटीन ट्रीटमेंट नहीं है, ये कभी कभी किया जाता है और बहुत ही सीवियर केसेस में इसको अप्लाई किया जाता है। ये थी बायोमेडिकल थेरेपी। अब इसके बाद हैं कुछ अलग और फैक्टर्स जो कि इसके अंदर मतलब हमें अफेक्ट करते हैं हीलिंग के अंदर, और क्या क्या फैक्टर्स यूज़ हो सकते हैं। टेक्निक्स अडॉप्टेड बाय थेरेपिस्ट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सेम बाय द क्लाइंट, की टेक्निक्स आपको बता तो दी पर उसको अप्लाई ही ना करे क्लाइंट, तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है। द थेरेपेटिक अलायंस, ऑफ कोर्स कि थेरेपेटिक अलायंस आपका कैसा है, आपका रिलेशन कैसा बना है आपस में, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है। और एक कैथारसिस, कैथारसिस उसका ऐसे समझ सकते हैं कि कई बार अगर आप किसी बोतल को जिसके अंदर कोई ऐसा सब्सटेंस हो जो निकल रहा हो, जैसे कि कोको कोला की बोतल या ऐसा कुछ, उसको जिसके अंदर कोई सोडा या ऐसी चीज़ हो जो कि ब्लास्ट हो सकती है, तो कैथारसिस को आप ऐसा समझ सकते हैं कि किसी पेप्सी या किसी ऐसी चीज़, लिम्का एटसेट्रा, ऐसी किसी बोतल को आपने अपने हाथ में पकड़ा, उसको बहुत तेज़ बहुत देर तक हिलाया और उसको आगे से उसका मुंह थोड़ी देर तक बंद कर दिया। अब उसके अंदर वो प्रेशर बनता रहेगा बनता रहेगा बनता रहेगा। जब आप सडनली उसको रिलीज़ करोगे तो वो बहुत ही तेज़ी से उसके अंदर से पानी ब्रस्ट होकर बिल्कुल बाहर निकलेगा। इसी तरीके से हमारे इमोशंस भी काफ़ी टाइम तक दबे रहते हैं, और जब वो अनबर्डन होते हैं, वो अपना मतलब क्लाइंट लेट आउट करता है वो सारे इमोशंस को, उस प्रोसेस को कहा जाता है कैथारसिस, कि उसने इमोशनली अनबर्डनिंग अपनी कर दी, इमोशनली अनबर्डन अब वो हो गया। और कुछ नॉन स्पेसिफिक फैक्टर्स भी इसके अंदर होते हैं, जैसे कि पेशेंट के वेरिएबल कई, कि उसके मोटिवेशन टू चेंज उसके अंदर कितना है, उसके अंदर एक्सपेक्टेशन ऑफ इम्प्रूवमेंट कितनी है खुद से, और जो थेरेपिस्ट है फिर उसके भी कई पॉइंट्स आते हैं कि उसका पॉजिटिव नेचर होना चाहिए, गुड मेंटल हेल्थ उसकी होनी चाहिए, एब्सेंस ऑफ अनरिजॉल्व्ड इमोशनल कन्फ्लिक्ट्स, कि उसके अंदर खुद के ही ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत सारे कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि इन सब थेरेपीज़ में हेल्प करते हैं अलग से, कि ये भी फैक्टर्स साथ साथ में होने चाहिए। अब उसके बाद कुछ एथिक्स होते हैं एक साइकोथेरेपी के, एथिक्स यानी कि कुछ ऐसे अनटोल्ड रूल्स जो कि आपको फॉलो करने ही होते हैं। इन्फॉर्म्ड कंसेंट सबसे पहले तो होना चाहिए, यानी कि आप क्लाइंट
इन्फॉर्म्ड कंसेंट सबसे पहले होना चाहिए, यानी कि आप अपने क्लाइंट को बताएंगे कि उसके साथ इस थेरेपी में क्या क्या होने वाला है। कॉन्फिडेंशियलिटी होनी चाहिए। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब है कि वो इन्फॉर्मेशन जो भी कुछ क्लाइंट ने आपको अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में दी है, आप उसे किसी के भी सामने किसी भी हालत में रिवील नहीं कर सकते। एलिवेटिंग पर्सनल डिस्ट्रेस शुड बी द गोल ऑफ ऑल अटेम्प्ट्स ऑफ द थेरेपिस्ट, यानी कि उसका खुद का पर्सनल डिस्ट्रेस कोई इंटरफेयर ना करे उस प्रोसेस के थ्रू, यानी कि वो किसी क्लाइंट को समझाने की कोशिश कर रहा है कुछ और उसके डिस्ट्रेस को दूर करने की कोशिश कर रहा है और उसको खुद को ही कोई डिस्ट्रेस है, तो ये उसको अलग रखना पड़ेगा। और एक इंटेग्रिटी होनी चाहिए दोनों के बीच में, क्लाइंट और प्रैक्टिशनर के बीच में, ये उनके रिलेशनशिप में होना बहुत ज़रूरी है। रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स एंड डिग्निटी होनी चाहिए। एक प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस होना चाहिए और जो ज़रूरी स्किल्स होती हैं वो इसके अंदर एसेंशियल है। तो ये कुछ एथिक्स हैं साइकोथेरेपी के, ये याद करने के लिए हैं, ये आप याद रखिएगा। ये भी कई बार क्वेश्चन में आ सकता है कि क्या क्या एथिक्स हैं एक साइकोथेरेपी के। उसके बाद अब इसमें बताया गया कि अल्टरनेटिव थेरेपीज़ क्या क्या हैं, मतलब कि अभी तक हमने कुछ मेन थेरेपीज़ पढ़ी, अब अल्टरनेटिव क्या क्या और थेरेपीज़ हैं उनके अलावा, तो इसमें आप कुछ भी और अपनी तरफ से भी ऐड कर सकते हैं। आपकी बुक में ये कुछ मेन बताई गई हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर है सुदर्शन क्रिया योगा। सुदर्शन क्रिया में बेसिकली रैपिड ब्रीदिंग की कुछ टेक्निक्स होती हैं अलग अलग, और ये मेनली काम आती हैं PTSD डिसऑर्डर में, और ये आपके स्ट्रेस को भी कम करने में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। उसके बाद एक कुंडलिनी योगा है, उसके अंदर ब्रीदिंग टेक्निक्स ही हैं अलग तरीके की, कभी फास्ट कभी स्लो और कभी जैसे कपालभाति एट्सेट्रा, इस तरीके की चीज़ें ब्रीदिंग टेक्निक्स के अंदर आती हैं जो कि कुंडलिनी योगा में करवाई जाती हैं। और OCD जैसे डिसऑर्डर के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल माना गया है। उसके बाद विपासना मेडिटेशन। विपासना मेडिटेशन एक माइंडफुलनेस बेस्ड मेडिटेशन प्रोग्राम है जो चलाया जाता है। इसके अंदर वही मेडिटेशन के थ्रू आपके डिस्ट्रेसेस वगैरह को ठीक करने की कोशिश करी जाती है। तो ये सब अलग अलग तरीके की कुछ अल्टरनेटिव थेरेपीज़ हैं जो आपकी बुक में एक्सप्लेन्ड है। इसके अलावा और भी कई सारी आप खुद भी लिख सकते हैं कि रेगुलर एक्सरसाइज करो, अपना ध्यान हटाओ इन चीज़ों से, पॉजिटिव थिंकिंग, ब्ला ब्ला ब्ला, इस तरीके की चीज़ें अल्टरनेटिव थेरेपीज़ में आ सकती हैं। इसके अंदर मेनली अभी योगा के बारे में बात करी गई थी। उसके बाद ये लास्ट टॉपिक है रिहेबिलिटेशन ऑफ द मेंटली इल। ये मैं यहाँ पर उसके आगे इल लिखना भूल गया, रिहेबिलिटेशन ऑफ द मेंटली इल। तो इसके अंदर बेसिकली रिहेबिलिटेट उनको हमने करवाना है कि जैसे जो लोग ठीक हुए हैं इन डिसऑर्डर से, उसके बारे में कई लोग अलग तरीके की एक थिंकिंग बना लेते हैं कि ये तो लोग इसी टाइप के हैं, ये लोगों का मेंटल कुछ प्रॉब्लम है तो ये लोग अलग हो गए। ये हमें बिल्कुल अपने माइंड में नहीं रखना चाहिए। और इसकी कुछ टेक्निक्स हैं कि उनको हम कैसे रिहेबिलिटेट कर सकते हैं, अच्छे से उनको सोसाइटी में वापस ला सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला तो उनको ऑक्यूपेशनल थेरेपी दी जाती है, यानी कि उनको सिखाया जाता है टीचर स्किल्स सच एज कैंडल मेकिंग, पेपर एट्सेट्रा, मतलब कि ऑक्यूपेशन वो किस किस तरीके की कर सकते हैं, उनको उस तरीके की गाइडेंस दी जाती है, कुछ नई स्किल्स सिखाई जाती हैं। फिर उनको सोशल स्किल्स सिखाई जाती है, जैसे कि इंटरपर्सनल स्किल्स। अब ये कैसे सिखाई जाती हैं? रोल प्ले से, इमेजिनेशन से, इंस्ट्रक्शंस उनको दी जाती हैं। और इसमें ऑब्जेक्टिव जो होता है वो होता है उनको सिखाना कि आप कैसे एक सोशल ग्रुप में बात करेंगे, एक सोसाइटी में कैसे रहेंगे। उसके बाद उनकी कॉग्निटिव रिट्रेनिंग होती है, improves the basic cognitive functioning of attention, memory, executive functioning। इस तरीके की कुछ फंक्शनिंग और अटेंशन मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करने की कुछ उनको ट्रेनिंग दी जाती है। और वोकेशनल थेरेपी एक होती है, once the patient improves sufficiently, gain skills necessary to undertake प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट, कि एक अच्छी प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट करने के लिए जो भी उसको स्किल्स की नीड है वो उसको वोकेशनल थेरेपी में सिखाई जाती है। तो ये होता है रिहेबिलिटेशन ऑफ मेंटली इल के अंदर, कि उनको अब हमने रिहेबिलिटेट कैसे करना है। तो एक तो उनको ऑक्यूपेशनल थेरेपी देके, सोशल ट्रेनिंग देके, कॉग्निटिव रिट्रेनिंग देके और वोकेशनल थेरेपी से हम इनको ठीक करते हैं। ये सब टॉपिक्स अब हम इस वीडियो में कवर कर चुके हैं। साइकोथेरेपी होती क्या है, उसका मीनिंग, थेरेपेटिक रिलेशनशिप क्या होता है,
क्लासिफिकेशन ऑफ थेरेपीज़, ये एक टॉपिक जो बीच में मैंने बोला था कि बाद में हम इसको कवर करेंगे, वो अभी हम इसको एक बार उसकी तरफ देखेंगे क्या है वो। और साइकोडायनेमिक थ्योरी हम पढ़ चुके हैं, बिहेवियरल थेरेपी हम पढ़ चुके हैं, कॉग्निटिव थेरेपी हम पढ़ चुके हैं, ह्यूमनिस्टिक एग्जाम्पल थेरेपी हम पढ़ चुके हैं, बायोमेडिकल थेरेपी पढ़ चुके हैं, फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू हीलिंग हम पढ़ चुके हैं, कौन कौन से फैक्टर्स थे, अल्टरनेटिव थेरेपीज़ भी हो गई हैं, और मेंटल इल की रिहेबिलिटेशन भी कवर हो चुका है। अब वो जो टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ थेरेपीज़ था, एक बार हम उस पर सीधा चलते हैं। इस टॉपिक में बेसिकली क्लासीफाई किया गया इन्हें कि अलग अलग जो थेरेपीज़ हैं, जैसे अभी हमने इतनी सारी थेरेपीज़ पढ़ी, इनमें से मेन ये 3 थेरेपीज़ क्या मानती हैं कि कॉज क्या होता है अब नॉर्मल बिहेवियर का, उसकी ट्रीटमेंट क्या होती है, नेचर ऑफ रिलेशनशिप इसके बीच में कैसा होता है, ड्यूरेशन कैसी होती है। तो ये कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि क्लासीफाई करो किसी भी आप 2 या 3 थेरेपीज़ को आपस में कुछ पैरामीटर्स के बेस पे, कि कॉज कौन सी थेरेपी में क्या माना जाता है, कौन सी में कितना टाइम लगता है, ये सब चीज़ों पे। तो सबसे पहले इसमें कॉज माना है कि तो सबसे पहले इसमें पैरामीटर इन्होंने लिया है कॉज का। तो साइकोडायनेमिक थेरेपी क्या मानती है कि कॉज क्या होता है, ये मानती है कि ईडिगो सुपरिगो के बीच का कन्फ्लिक्ट होता है। बिहेवियरल थेरेपी मानती है कि फॉल्टी लर्निंग होती है। एग्जिस्टेंशियल मानते हैं कि हम अपनी लाइफ में मीनिंग नहीं ढूंढ पाते, इसकी वजह से हो जाता है। अब उसके बाद कॉज इनटू एग्जिस्टेंस की, वो कॉज एग्जिस्टेंस में क्यों आता है और ट्रीटमेंट इसकी क्या क्या की जाती है, ये सारे पॉइंट्स अब आप खुद बना सकते हैं कि ट्रीटमेंट इसके अंदर कैसे थी फ्री एसोसिएशन वगैरह से, इसके अंदर कैसे थी उनके बिहेवियर को चेंज करके, एग्जिस्टेंशियल कैसे थे उनको पॉजिटिव रिगार्ड वगैरह दे के, फिर उसके बाद नेचर ऑफ रिलेशनशिप इसके अंदर कैसा था, इसके अंदर प्रोफेशनल रहता है, इसके अंदर भी प्रोफेशनल रहता है, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा वार्म एटसेट्रा वाला रिलेशनशिप होता है। क्लाइंट का इसके अंदर क्या बेनिफिट होता है, इमोशनल साइड, इंटेलेक्चुअल साइड मिलती है, इसके अंदर उसका बिहेवियर बदल जाता है, इसके अंदर उसकी पर्सनल ग्रोथ होती है। इसमें ड्यूरेशन इसकी कितनी होती है, ड्यूरेशन ऑफकोर्स साइकोडायनेमिक की काफ़ी ज़्यादा थी, इसके अंदर बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन होती है, और बिहेवियरल वाले थोड़े टाइम लेते हैं और एग्जिस्टेंशियल वाले भी थोड़ा टाइम लेते हैं। तो इस तरीके के अब ये फैक्टर्स आप खुद भी बना सकते हैं कि पैरामीटर से मतलब आप क्लासीफाई कर सकते हैं कि कौन सा फैक्टर किस में क्या क्या है, क्या क्या माना जाता है। तो ये था पूरा इस चैप्टर के अंदर। बेसिकली हमने पढ़ा कि थेरेपी क्या होती है और कितनी अलग अलग तरीके की थेरेपीज़ हैं और किस तरीके से वो ट्रीट करते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स इस वीडियो में अब कवर हो चुके हैं। इसके अलावा अगर अब आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस विद ऑल योर फ्रेंड्स। Thank you so much, guys.